हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, हम लोग नेशनल इनकम को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। इसके मैंने करीब 3 पार्ट्स बना रखे हैं ऑलरेडी। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। इसका जो एक अलग पार्ट है बच्चों, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जिसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस, इस टाइप के कुछ फिगर्स, रियल, नॉमिनल, इनका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट का पार्ट है। तो इसको मैंने अलग रखा था, इस वजह से मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उनके साथ मिक्स मत हो। जैसे कि हमने जो वैल्यू एडेड मेथड किया, हमने इनकम मेथड किया, हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया, तो उनके साथ ये मिक्स करना अच्छा नहीं होता। इस वजह से मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, कि बेसिकली इसमें हम जो बेसिकली नेशनल इकोनॉमी में जो कंपैरिजंस करते हैं, ये आपको उसमें भी काम आएगा जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। बच्चों, जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो इसमें बेसिकली हमने जो 3 मेथड्स किए वो तो हमने कर लिए, कि वो तो हमारा प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होता है वो था। बट कई बार हम लोगों को जो नेशनल इनकम जब मेजर करते हैं तो हम लोगों को एक फर्दर एनालिसिस करनी पड़ती है। एक तो हुआ कि हमने जो मेथड्स किए वो तो हमारा एक्चुअल फिगर जो एस्टिमेट करना होता है उसके लिए होता है, कि हमने जो अकाउंटिंग की उसकी या फिर उसके कैलकुलेशंस किए और हमने फिगर्स जो हैं वो ढूंढ लिए, निकाल लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। अब उन फिगर्स का बेसिकली यूज़ क्या है बच्चों, किस लिए हम उस फिगर को यूज़ करेंगे। हमने जीडीपी निकाल के क्या किया, हमने नेशनल इनकम निकाल के क्या किया। तो बच्चों, इनका जो हम जो भी इस टाइप के जो एस्टिमेट्स निकालते हैं, चाहे वो नेशनल इनकम से रिलेटेड हो या आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट्स, कि एग्रीगेट्स निकाल के उसका लास्ट में उसके बाद क्या करना क्या है उसका। तो इसका बेसिकली बच्चों कंपैरिजंस जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। विद इन कंट्री जो हमारे जो पिछले प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं हम उनको मेजर करते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इस टाइप के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, उनमें हम यूज़ करते हैं, उनका एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि फर्दर इंप्लीमेंट की जाती है हमारी नेक्स्ट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होंगी उसमें क्या चेंजेस करने होंगे। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। और कई बार हम लोगों को बेसिकली अपनी इकोनॉमी को दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कंपेयर करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी हम इन फिगर्स को यूज़ करते हैं। तो आइए बच्चों इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसमें हम 2 टाइप के नेशनल इनकम की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ और ही खुल गया। हाँ, तो यहां पर हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम जो है वो हम 2 टाइप के प्राइस लेवल्स पे हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। इसमें पहला जो है, ये आप देख सकते हो यहां पर, पहला जो कंसेप्ट है बच्चों नेशनल इनकम का, ये है बच्चों करंट प्राइस पे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने करंट प्राइस पे पढ़ा, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड पे हो, चाहे वो इनकम मेथड से हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड से हो। ठीक है, अब ये करंट प्राइस जो है, इसमें बेसिकली हम इनको नॉमिनल वर्ड से भी बोलते हैं। जो हम करंट प्राइस पे निकालते हैं नेशनल इनकम, उसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। ये करंट प्राइस पे निकाला जाता है। और यहां पर देखिए बच्चों, इसका जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, दिस डज नॉट शो यू अ ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। अब ये क्या सीन है बच्चों, ट्रू पिक्चर क्या होता है? जो पिक्चर है वो पिक्चर है हमारे सामने। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम नेशनल इनकम जो करंट प्राइसेस पर निकालते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो जो भी हमारे पास जीडीपी का फिगर आता है या फिर जो नेशनल इनकम का फिगर आता है, वो हमारे जो एक फाइनेंशियल ईयर है उसके ऊपर आया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग में आपके जो इकोनॉमी चल रही है, जब उस समय जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो कम था। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वार्टर्स में हम लोग जनरली एनालाइज करते हैं इसको। तो मान लीजिए कि अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में प्राइस जो थे बच्चों वो स्टेबल थे, तो हमारा वो जो प्रोडक्शन हो रहा था वो तो ऐसे ही हो रहा था, कंटिन्यूअस उसी प्राइस लेवल पे मार्केट में जा रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में जा रहा है, तो ऐसे इकोनॉमी चल रही थी। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है हमारे विद इन कंट्री, मान के चलो आप डोमेस्टिक टेरिटरी में, या फिर हमारे रीजनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, या फिर ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, कई बार आपका प्राइस जो होता है वो एकदम स्टार्ट ऑफ द ईयर में नहीं होके बीच में होता है, कहीं मिड ऑफ द ईयर होता है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपके प्राइस लेवल जो होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, तो अब क्या होगा, जो 10 रुपए की चीज है वो 12, 15 या 20 की बिकनी शुरू हो गई मार्केट में।
ऐसा ही पूरे कंट्री में हर गुड्स हर सर्विस के साथ होता है। जैसे कि अचानक से मैसिव पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो फाइनल फिगर आएगा बच्चों वो बढ़े हुए प्राइस पे आएगा, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन द प्राइसेस राइज मैसिवली, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। नॉर्मली हम अगर 3-4% का जो एक एवरेज हमने बनाया हुआ है कि 3 to 4% का जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज जस्टिफाइड, वो होना चाहिए, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी भी आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो जस्टिफिएबल होता है। लेकिन अचानक से अगर मैसिव आपका बेसिकली अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल ही इंक्रीज हो गया। अब उससे क्या होगा, जब आप फाइनल कैलकुलेट करोगे फिगर, तो जो फिगर मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 लाख करोड़ आने वाला था, वो सडनली 1.5 लाख करोड़ आ गया एग्जांपल। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि प्राइस में हाइक की वजह से, प्राइस में इन्फ्लेशन की वजह से आपका फाइनल आउटपुट का जो फिगर है वो तो ज्यादा आ गया, आपने कैलकुलेट कर दिया, आपने पीठ थपथपा ली कि भाई हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या वो एक्चुअली आगे बढ़ रही है? नहीं, क्योंकि करंट प्राइस लेवल पे जो आपका फिगर आता है वो इन्फ्लेशन की वजह से, जनरल प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से आता है, ना कि आपके आउटपुट इंक्रीज होने से। जबकि हम लोगों को जो मेन जो डेवलपमेंट का इंडेक्स होता है बच्चों, वो होता है जब आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 सेक्टर से बढ़ता है, तीनों सेक्टर से बढ़ता है, और वो फाइनली जीडीपी में ऐड होता है। दैट मीन्स ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तब हम बोलते हैं कि हमारा एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा है। ये प्राइसेस बढ़ने की वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, वो आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है, वो एक बढ़ा हुआ फिगर दिखा रहा है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, ना जॉब्स क्रिएट हुए, ना आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो होता है वो तीनों सेक्टर का बढ़ा, ना किसी के बोलते हैं कि जो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, कंट्री का जो एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी है, उसमें कोई ग्रोथ हुआ, ना जॉब्स बने। तो इसको हम एक्चुअल ग्रोथ नहीं बोलते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों करंट प्राइसेस पे। तो जो हम करंट ईयर में प्राइस को जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो करंट प्राइस पे होता है। अब इसका कोई सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा कि भाई हम एक्चुअल मेथड पे जाएं, तो जाएं कैसे समझ में आएगा हमें कि कौन सा जीडीपी को हमें लेना है, कौन सा करंट प्राइस में लेंगे तो हमारा जो एनालिसिस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सही एनालिसिस कैसे करें, इसके लिए हमने एक और मेथड बना रखा है बच्चों, वो है कांस्टेंट प्राइस पर। अब कांस्टेंट प्राइस का क्या गेम है वो आप समझिए। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं बच्चों रियल नेशनल इनकम। अब ये नॉमिनल से रियल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्राइस। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एक बेस ईयर ले लेते हैं अपने कंपैरिजंस के लिए, ठीक है। एक बेस ईयर ले लिया और फिर कांस्टेंट प्राइस उस समय जो बेस ईयर था, जैसे कि आज से 5 साल पहले का ले लिया या 10 साल पहले का ले लिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया है, हम उसका कंपैरिजन करते हैं बच्चों एक प्राइस इंडेक्स लेके। अभी मैं वो आगे समझाऊंगा कि प्राइस इंडेक्स निकालते कैसे हैं, क्या है, क्या यूज है उसका, वो आप अच्छे से समझिएगा। बट यहां पर देख लीजिए बस एक चीज कि बेस ईयर जो होता है वो हम 5 साल या 10 साल पहले का ले सकते हैं, इवन 2-3 साल पहले का भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम एक ईयर का, जैसे इस साल मान लीजिए कि 2021-22 है, 22 के लास्ट जैसे ही शुरू एंड होगा 31 मार्च, उससे पहले अगर हम अपने जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम 2-3 साल पहले का जो जीडीपी था इसी टाइम पे, उस समय का वो फिगर लें कि फाइनल हमारा जीडीपी या हमारा नेशनल इनकम क्या था और इस साल हमारा क्या है, उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम आराम से समझ सकते हैं कि जो आपका जो ग्रोथ है, नेचुरली जीडीपी और जो आपका नेशनल इनकम है उसमें ग्रोथ आया होगा। कई बार पॉपुलेशन जो होता है उसकी वजह से भी हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, फिगर जब हम कंपेयर करेंगे दोनों से, बेस ईयर में देखेंगे कि क्या था और इस ईयर में क्या है, तो आपको एक एक्चुअल पिक्चर पता चलेगा कि आपका जो ग्रोथ है वो रियल है या फिर सिर्फ हवाई ग्रोथ है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से है। तो ये हम बेस ईयर को लेके कंपेयर करते हैं, तो आपका जो एनालिसिस होता है बच्चों वो एकदम एक्यूरेट होता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चल के देखते हैं क्या है। ये देखिए बच्चों, यहां पर हमने एक पूरा चार्ट निकाल लिया जिसमें हम इसको समझते हैं। अब इधर देखिए, पहला जो है ये है हमारा कमोडिटी। 3 हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए हैं समझने के लिए कि हम लोग बेसिकली कंपैरिजन जो होता है वो करते कैसे हैं।
अब यहां पर देखिए Q1 मतलब है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन 2021 20 एंड 21, मतलब लास्ट ईयर का, इस साल का, करंट ईयर का ले लिया। ये जैसे देखिए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, ये ले लिया। उसके बाद P1 जो 20 और 21 का लिया, फिर करंट ईयर के प्राइसेस जो हैं, जो इस साल के हैं उसी साल के, वो लिए, P1 आ गया। उसके बाद हम एक बेस ईयर ले रहे हैं बच्चों, ये है 2010, यानी 10 साल पहले का, इसको हमने प्राइस को P0 ले लिया है। ये P1 मतलब करंट और P0 का मतलब हो गया 10 साल पहले वाला, दैट मीन्स कि बेस ईयर। उसके बाद मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस और फिर मार्केट वैल्यू एट कांस्टेंट प्राइस, ये दोनों निकालते हैं। मतलब कि हम इसमें हम दे रहे हैं मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस और यहां मार्केट वैल्यू एट बेस ईयर प्राइस, उस समय क्या था। तो अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारा करंट प्राइस था वो कैसे निकलेगा बच्चों, P1, ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं Q1 और P1 को, तो ये आपका निकलता है ये वाला, ठीक है, मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस, यानी Q1 इंटू P1, ये आपका निकलेगा करंट ईयर पर। और फिर अगर Q1 को P0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये निकलता है बेस ईयर का प्राइस। अब हमारे पास दो प्राइसेस हो गए, दोनों बेस ईयर के और करंट ईयर के। अब हम इनको देखेंगे कंपेयर करके कि एक्चुअल ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब यहां हम देखते हैं बच्चों, वीट का एग्जांपल लेते हैं। वीट में देखिए टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया, हम दोनों में सेम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम करंट ईयर में 20 रुपीज पर केजी वीट का प्राइस है, बेस ईयर में 10 साल पहले 12 रुपए प्राइस था, ठीक है। तो इसके हिसाब से 20 इंटू 1000, ये अभी करंट ईयर में 2000 रुपीज, 20,000 रुपीज आपका फिगर आया, और करंट और बेस ईयर प्राइस में बच्चों 12,000 आ गया। तो यहां पर हम क्लियर देख रहे हैं कि वीट का प्रोडक्शन तो बच्चों वही हो रहा है 1000, ये जो प्राइस आपका जो बेस ईयर से बढ़ा, ये 8,000 रुपए किस चीज के लिए बढ़ा, वो बढ़ा इसके प्राइस की वजह से। यहां देखिए 12 से ये 20 हो गया, प्रोडक्शन आपका वही 1000 के 1000 है। फिर उसी तरह हम क्लॉथ में देखते हैं तो यही चीज इधर फिगर आता है 12,500, 7,500। तो ये देखिए यहां टोटल जब हम तीन का हमने एग्जांपल लिया है यहां पे, तो देखिए ये करंट ईयर पे 42,500 प्राइस आ रहा है और यहां पर बेस ईयर में 27,000 का प्राइस आ रहा है। तो हम यहां क्लियर देख पा रहे हैं क्या, कि जो भी इसमें इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ हमारे प्राइस में बढ़ने से। यहां देखिए हर जगह पे आपका प्राइस बढ़ रहा है। ग्रोथ तब बोला जाएगा जब पोटेंशियल आपके जो सेक्टर्स हैं उनमें ग्रोथ, अब ये 500 होता और करंट ईयर में जाके ये 1000 हो जाता या 2000 हो जाता, तब हमको समझ में आता कि हाँ एक्चुअल ग्रोथ हुआ है। तो ये जो फिगर हमारा आ रहा है वो हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीज होने की वजह से आ रहा है, ना कि उसके प्राइस। अगर हम इसके हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से देखें तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमारा जो आपका इन्फ्लेक्टेड जीडीपी है वो दिखाया जा रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये सीन है बच्चों इसका। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस का बेसिकली यूज क्या है। अब हम आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पर। अब देखिए, अब हम इसका, ये तो हमने टेबल में समझ लिया क्या था। अब इसका एक्चुअली जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जब नेशनल इनकम आप करंट प्राइस निकाल लेते हो तो करंट प्राइस का जो नेशनल इनकम होता है बच्चों, उसको आपको चेंज करना पड़ता है कांस्टेंट प्राइस में। मतलब आपको पुराने वाले फिगर के फॉर्मेट में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट प्राइस वाले को हम प्राइस इंडेक्स एक निकालते हैं और उससे डिवाइड करते हैं और उसको हम परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में यानी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपने करंट प्राइस के साथ, तो आपका कांस्टेंट प्राइस निकल जाएगा। दैट मीन्स कि वो सेम फिगर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बेस ईयर के प्राइस पर। ये फॉर्मूला इसके लिए है। तो इसके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली उस समय जीडीपी या नेशनल इनकम क्या था, और हमने जो नेशनल करंट प्राइस पे जो नेशनल इनकम है उसको इस फॉर्मूले के साथ हमने अगर कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास दो फिगर हो गए। एक जो पिछला फिगर था जो हमारा बेस ईयर का था, और इस साल को भी हमने वहां कंपेयर कर लिया, तो हम इजीली देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो ये इसका बच्चों कॉन्सेप्ट है।
अब नेक्स्ट हम आते हैं इसमें जैसे हमने अभी नेशनल इनकम में बात किया, वही सेम चीज बच्चों इसमें नॉमिनल और रियल जीडीपी का भी होता है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा करंट प्राइस, ठीक है, करंट प्राइसेस पर होगा। और जो रियल जीडीपी होता है वो बच्चों होता है कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे। अब यहां देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं रियल जीडीपी, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने नेशनल इनकम के साथ किया था। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो इस केस में क्या होगा, आपका नॉमिनल जीडीपी जो होता है बच्चों वो रियल जीडीपी में चेंज हो जाएगा। और इसी का ठीक उल्टा फिगर हम यूज कर सकते हैं, जब आपके पास नॉमिनल जीडीपी है तो उसको रियल जीडीपी है तो उससे आप नॉमिनल पे जा सकते हो। तो ये दो फॉर्मूला जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो वही जो हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में बेसिकली यही डिफरेंस है। तो क्या होता है इस केस में, नॉमिनल जीडीपी होता है दैट, यहां पर आप शॉर्टकट में आप लिख लीजिए, दैट मे बी रिफ्लेक्टेड हायर ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है। और ये कांस्टेंट हो गया, ये हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर प्राइस, प्राइस फॉर कंपैरिजन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस। अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहां देखिए बच्चों, हम लोग अभी जैसे पीछे बात कर रहे थे, आप यहां देखिए हमने बार बार यूज किया है प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। इसके पहले भी देखिए हम पीछे जा रहे हैं, यहां भी देख रही है हम प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या इंडेक्स क्या वाला है भाई, प्राइस इंडेक्स क्या है। अब इसको हमको कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। जीडीपी डिफ्लेटर इसका दूसरा नाम है, जीडीपी डिफ्लेटर बोल लो आप या प्राइस इंडेक्स बोल लो। ये क्या होता है बच्चों, ये जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होता है उसमें जो डिफरेंस होता है, दैट मीन्स कि उसका एक इंडेक्स बना लेते हैं जो कि हम कंपेयर करने में यूज करते हैं। तो हम ये दोनों को फिगर को लेके बनाते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है बच्चों, कंपैरिजंस के लिए, कि अगर आपका ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है किसी भी चीज का इन्फ्लेशन देखने के लिए या कोई भी चीज का कंपैरिजन आपको करना है, जो आपके एग्रीगेट्स हैं उसमें अगर आप प्राइस इंडेक्स यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है वो एक्चुअल है या फॉर द टाइम बीइंग किसी और फैक्टर की वजह से है। जनरल प्राइस लेवल, जैसे कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कोई दो चार चीजें महंगी हो गई तो सबको लगने लगता है इन्फ्लेशन आ गया, बट क्या वो एक्चुअली इन्फ्लेशन है? नहीं, हो सकता है कई बार वो सीजनल फैक्टर्स की वजह से हो। जैसे कई बार आप देखना कि कुछ वेजिटेबल्स के प्राइसेस जो होते हैं वो बारिश के टाइम पे बढ़ जाते हैं, या कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, उसकी वजह से कुछ कमोडिटीज का प्राइस बढ़ जाता है, बट ओवरऑल प्राइस नहीं बढ़ता। तो जब इन्फ्लेशन की बात होती है तो ओवरऑल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ओवरऑल प्राइसेस। तो उसका मतलब होता है कि ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ना आपके कोई कंट्री के प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है। तो इन्फ्लेशन का मतलब हो गया, अब इसका एक आगे के चैप्टर हमारा पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो बेसिकली बच्चों आप बस अभी के हिसाब से आप इतना समझिए कि जो इन्फ्लेशन होता है वो आपका तब वो तब जनरेट होगा इन्फ्लेशन, या आपको मार्केट में तब इन्फ्लेशन दिखेगा जब आपके ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाता है। एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। इसका मतलब क्या है, सप्लाई कम है और मार्केट में उन गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बहुत ज्यादा हो। तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, तभी तो हम उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड अगर हम यहां पर ऐसे लिख लूं, AD इज ग्रेटर देन AS, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप डिमांड आपका ज्यादा बढ़ता जा रहा है मार्केट में और आप उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स योर इकोनॉमी इज नॉट प्रोडक्टिव। क्योंकि हमें क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपका नेचुरली उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। अब जो इस साल जितना पॉपुलेशन है उसमें जितना राइस का कंजम्पशन होगा
इट्स ऑब्वियस कि अगले साल जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो आपका कंजम्पशन ज़्यादा होने वाला है। ये तो बच्चा भी बता सकता है सोच के कि अगर पॉपुलेशन का जिस रेट से हमारा ग्रोथ हो रहा है उस रेट से अगर हम प्रोडक्टिविटी को नहीं इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को इंक्रीज नहीं करें तो हमारा शॉर्टेज होगा, और शॉर्टेज होगा तो क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो मार्केट में बढ़ जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या आना है, इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, शॉपकीपर्स उन्हीं को देंगे जो पूरा प्राइस पे कर रहे हैं उसका। आप एक एग्जांपल ले लो, जब कई बार बरसात के टाइम पे या बारिश जो होता है या कई बार ऐसे भी दिवाली के पहले देखना एक बार सब्जियों के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। टमाटर हो गया 80 रुपीज़ के जी, 100 रुपीज़ के जी, फिर ऑनियन हो गया 100 रुपीज़ के जी। क्यों होता है? उस समय कभी आपने देखा किसी जो सेलर है, जो आपका वेजिटेबल सेलर है, उसको टेंशन में देखा ये मेरा सामान कैसे बिकेगा सब्जी? दे आर मेंटली फ्री, उन्हें पता है वो चीज़ कि कोई अगर एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा है वो अगर मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आएगा तो हो सकता है वो एक पाव खरीद के जाए, 250 ग्राम दे दो यार, कोई नहीं 10 रुपए का दे दो, 20 रुपए का दे दो, ऐसे खरीद के जाएगा। लेकिन उसको कभी भी वो टेंशन नहीं होती कि ये मेरा सामान इतना अगर ऐसे से बिकेगा तो कितना बेच पाएंगे, ये तो सड़ जाएगा। क्योंकि उसके सामने एक मर्सिडीज कार आके रुकेगी और वही 5 kg खरीद के जाएगी, चाहे उसका प्राइस 500 रुपए किलो हो, चाहे उसका प्राइस 20 रुपए किलो हो, चाहे उसका प्राइस 80 रुपीज़ के जी हो, वो लेके चले जाएगा। तो यहां पर दिक्कत होती है कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाने से शॉपकीपर्स जो होते हैं या सेलर्स जो होते हैं उन्हें टेंशन नहीं होती कि हमारा सामान नहीं बिकेगा। देयर आर मेनी पीपल हु कैन बाय दैट, बट ओवरऑल जो एक बड़ा पॉपुलेशन होता है बच्चों, 70% 80% लोग, दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी, उनको प्रॉब्लम आ जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब आप ये सोच के देखिए, पेट्रोल के प्राइसेस जो होते हैं वो बढ़ने से किनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है? जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत लोअर सेक्शन के लोग हैं उन्हें तो बाइक और गाड़ी चलाना ही नहीं है, वो अपने साइकिल में मस्त हैं अपनी लाइफ में, पेट्रोल का प्राइस कुछ भी हो हमें क्या करना। जो बहुत एक्सट्रीम रिच हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदा 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा हो वो 100 रुपए का पेट्रोल थोड़ी देखेगा। तो ये मेन प्रॉब्लम आती है एक बड़े सेक्शन ऑफ द लाइक इकोनॉमिक सेक्शन जो होता है आपका, वो होता है मिडिल क्लास, उसमें भी वो लोअर मिडिल क्लास है ना, जो सेविंग्स के पीछे भागता है, सेविंग्स करना है, किसी तरह खर्चा चल जाए, ये वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके लिए एडी और एएस जब इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है, लाइक एडी जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उस केस में फिर उनके लिए बहुत हार्डशिप हो जाती है लाइफ में। तो इसलिए हम प्राइस इंडेक्स जो होता है, गवर्नमेंट ये प्राइस इंडेक्स जो होती है ये कैलकुलेट कर लेती है और इसके थ्रू इकोनॉमिक एनालिसिस चलता रहता है कि कैसे इन इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं, वो आप बहुत सारे अभी आगे पढ़ोगे जब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा मनी एंड बैंकिंग वाला पार्ट है वहाँ पर आप थोड़ा पार्ट पढ़ोगे, क्रेडिट कंट्रोल, मनी कंट्रोल, तो ये चलता रहेगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट को आप बस समझ के देखो और आपको याद रखना है। अब बच्चों जीडीपी और वेलफेयर, यहाँ हम बात कर रहे थे कि भाई ट्रू पिक्चर क्या होता है, अनट्रू पिक्चर क्या होता है, ये पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर है, कि अगर हम अपनी जीडीपी को एनी हाउ एनी लाइक कोई भी बाई हुक और बाई क्रूक हम किसी तरह बढ़ा लें तो क्या वो एक्चुअल वेलफेयर होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर है स्ट्रेट नो, अ बिग नो। सिर्फ आप जीडीपी को इंक्रीज कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेलफेयर होगा एग्जैक्टली वो लाइक ऑन पेपर हमारा वेलफेयर तो हो गया, बट वो क्या एक्चुअल वेलफेयर है? नहीं। उसके लिए क्या क्या लिमिटेशंस है, क्यों इसको हम एक्चुअल वेलफेयर नहीं मान सकते हैं जीडीपी को? बिकॉज जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसको वो सर्व करता है, ना कि ओवरऑल। अब वो हम समझ लेते हैं क्या है। पहला बात है बच्चों, क्यों इसकी लिमिटेशन है। फर्स्ट इज जीडीपी तो हो गया, बढ़ गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? दैट मीन्स कई बार आपने देखा होगा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब देयर इज अ रिच, ये रिच और पुअर में देयर इज अ वाइड गैप।
रिच और पुअर में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जो कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अनियन का प्राइस अगर 20-30 रुपए है, हर कोई नॉर्मल अपने जो कंजम्पशन है उसमें खरीद रहा है, 80-100 हो गया, क्या होता है, एक 75% 80% लोगों का कंजम्पशन जो होता है वो श्रिंक होके 250 ग्राम पे आ जाता है। जो एक बार जाके पहले केजी 2 केजी 2.5 केजी खरीद के लाते थे, वो अब 250 ग्राम पे आ गए गिर के, क्योंकि उनके पास इनकम जो होती है बच्चों वो फिक्स्ड है, वो नहीं खरीद सकते इतना। सडनली प्राइस जो आप सोचिए 30 रुपये से 80 रुपये केजी हो जाए तो मोर देन 3 टाइम्स प्राइस बढ़ गया। अब 3 टाइम्स आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ी ना कि आप उसको कोप अप कर जाओगे, तो उस केस में क्या होता है, वो कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्यों, रिच जो है वो बहुत रिच है, पुअर जो है वो बहुत पुअर है, मिडिल क्लास तो बीच में लटका हुआ है। तो ये बच्चों जीडीपी जो है वो ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी आपको शो नहीं करता है, वो एक जस्ट फिगर ऑफ आउटपुट देता है कि क्या प्रोड्यूस हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट बना, जनरेट हुआ, आपका नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो एक क्वांटिटेटिव फिगर देता है। बट वेलफेयर इज डिपेंडेंट बोथ ऑन क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। एजुकेशन है, एजुकेशन जो है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, सोशल फैक्टर है। तो ऐसे जीडीपी के अलावा कई फैक्टर्स हैं जो कि अब जैसे आपने बोला ना, जीडीपी जो एक्चुअली बच्चों ये एक्चुअली ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। आप एक ध्यान दीजिएगा, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां 2 वर्ड्स यूज होंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ का मतलब ये क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है जिसको हम नंबर्स में शो कर सकते हैं, परसेंटेज में शो कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में शो कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट में क्या होता है, ग्रोथ प्लस अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, अलग अदर। अब जैसे उसमें हेल्थ भी आ गया, आपका ओवरऑल ग्रोथ, इसका मतलब आपकी सैलरी में ग्रोथ होना नहीं है, सिर्फ आपका वेल्थ बढ़ना, दैट इज नॉट योर एक्चुअल ग्रोथ। आपका ओवर ग्रोथ क्या है, आपका ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब आपका हेल्थ भी है, आपका एजुकेशन भी है, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है, आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, ओवरऑल ग्रोथ। तो इसलिए उसको हम ग्रोथ नहीं बोल के डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों दूसरे फैक्टर पे, चेंज इन प्राइसेस। चेंज इन प्राइसेस का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्राइसेस की वजह से ही कई बार आपका जीडीपी जो होता है वो हायर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे हमने अभी नॉमिनल और जो रियल पिक्चर देखा आपने। तो इसमें ये फैक्टर जो होता है, इसकी वजह से जीडीपी जो होता है कई बार वो वेलफेयर के इंडिकेटर की तरह काम नहीं कर पाता है एक्यूरेटली, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपका इन्फ्लेटरी फिगर जो होता है, वो इन्फ्लेटेड फिगर जो होता है वो आपके सामने आ जाएगा, आपको लगेगा जीडीपी बढ़ गया भाई, अब तो हमारी रैंकिंग ऊपर हो जाएगी। बट बाद में जाके पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग वहीं की वहीं है, वो तो सिर्फ महंगाई बढ़ने की वजह से हुआ, प्राइसेस बढ़ने की वजह से हुआ, ना एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, ना आपका कोई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में चेंज आया, वो सिर्फ प्राइस में चेंजेस की वजह से था। फिर आता है बच्चों नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन्हीं को बोलते हैं जिसके बदले में आपको मनी इन रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। बट कई बार हम लोग ऐसे सर्विसेज जो होते हैं, जीडीपी में तो खैर वो चीज़ मतलब हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। अब जैसे नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस में क्या होता है, आपने कोई काम किसी के लिए कर दिया, ठीक है। हर चीज़ की इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो एक प्राइस वैल्यू होती है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर देते हैं, ठीक है, उस हेल्प करने में ही अगर वही हेल्प कोई एक प्रोफेशनल करेगा तो वो उसके पैसे लेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ा देता हूं, ठीक है, क्या मैं उससे फीस चार्ज कर रहा हूं, क्या मैं अपने आप से फीस चार्ज कर रहा हूं, नहीं। घर में जो होम मेकर्स होती हैं, कई लेडीज होती हैं, वो घर में खाना बनाती हैं, घर भी संभालती हैं, कई बार ऑफिस भी जाती हैं, तो जो उनका अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल है जो सर्विसेज है, क्या उसके बदले उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, नहीं। एक शेफ बाहर जाके अगर कुकिंग करता है तो उसको सैलरी मिलती है, फिर वो घर में आके खाना बनाता है, अपने बच्चों के लिए बनाता है या फिर अपनी फैमिली के लिए बनाता है, तो क्या उसको सैलरी मिलती है, नहीं। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो, ठीक है, वो हेल्प आप फ्री में कर देते हो, आपको वो पे करता है, नहीं। बट अगर हम देखें तो वो अगर उसको एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माना जाता तो उसकी भी एक वैल्यू है। आप अगर किसी की हेल्प करते हो, वही हेल्प अगर जैसे मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैंने अपने दोस्त की हेल्प कर दी, तो मैं चाहता तो उसके बदले वो सैलरी लाइक उससे मैं एक अपनी फीस ले सकता था कि मैंने चलो तुम्हारा आईटीआर भरवा दिया, मुझे पैसे दो, बट मैंने उसको फ्री में कर दिया।
तो हर काम की एक वैल्यू है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, जीडीपी में ये चीज कैलकुलेट ही नहीं होते। नॉन मॉनेटरी, जहां पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ, वो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होगा। चाहे आप कितना भी चैरिटी कर लो, वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। बट अगर वो रिकॉर्ड होता तो आपका जीडीपी और कितना बढ़ जाता, ये आप समझिए। तो ये नहीं होता है कैलकुलेट, ये एक अलग लिमिटेशन है। अब बच्चों आता है एक्सटर्नैलिटीज। ये क्या होती हैं? एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है बच्चों, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें दो फैक्टर्स आते हैं। एक तो होता है आपका कॉम्पेंसेशन, या फिर आपका पेनल्टी। ये दो चीज होते हैं। जैसे कोई किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी पर्सन की वजह से कोई काम खराब हो जाता है, ठीक है, या कोई काम अच्छा हो जाता है, तो उसमें दो चीज होती हैं। यानी अगर मान लीजिए कि मेरे किसी भी एक रैंडम काम से कोई काम अच्छा हो गया, बेटर हो गया, मैंने अपने बॉस को एक ऐसा सजेशन दे दिया जिसकी वजह से सडन ग्रोथ हो गया, सेल्स में ग्रोथ हो गया, बट क्या वो मेरा उसके बदले मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला? नहीं मिला। हो सकता है ऐसे ही मैंने दे दिया। उस केस में क्या होता है, उसको कॉम्पेंसेट नहीं किया जाता है। बट उसका अगर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होता है वो होना चाहिए, तभी वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो कई बार एक्सटर्नलिटी में आप ये इंक्लूड नहीं करते हैं। पेनल्टीज आपको कई बार आपको नहीं मिलती हैं। तो पेनल्टीज का मतलब होता है जैसे आपने कुछ, आपकी वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से कोई काम खराब हो गया, कुछ लॉसेज हो गए, तो उसके बदले उसको पेनल्टी नहीं पे करना पड़ा, अगर तो वो लॉस है, जीडीपी का लॉस हो गया। तो ये एक्सटर्नैलिटी जो है कई बार बहुत बड़ा फिगर बन जाती है, जिसकी वजह से आपका, जैसे आप मान लीजिए कि आप कितने लोग रोज ट्रैफिक वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हर जगह पे सर्विलांस लगा दिया जाए तो कितना इनकम आएगा गवर्नमेंट के पास? बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा। हर जगह पे ट्रैफिक के वायलेशंस पकड़े जाएंगे, तो वो उसकी पेनाल्टी नहीं भरी जा रही है। नतीजा क्या होगा? जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ब्राइब कर देते हैं हम, कई जगह पे हम ब्राइब कर देते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होता ट्रांजैक्शन। तो ऐसे कई ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि होने चाहिए रिकॉर्ड, वो नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से भी जीडीपी में डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से इसका एक लिमिटेशन मानते हैं हम इसको। और लास्ट है बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। दैट मीन्स जीडीपी को पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है, कई बार बोले ना, जीडीपी जो होता है वो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट के हिसाब से होना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दैट मीन्स यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों पॉपुलेशन का, वो जितना ज्यादा आपका अगर हम पर यहां पर कॉन्सेप्ट आता है बच्चों जीडीपी में, जीडीपी आपका टोटल है, उसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे, यानी जीडीपी बाय पॉपुलेशन, तो आपका पर कैपिटा, जीडीपी नहीं, आप इसको नेशनल इनकम लिख सकते हो, यहाँ पे नेशनल इनकम लिख लो, एनआई। इसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो आपका आता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये जितना पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा उतना आपका कम होता जाएगा, पर कैपिटा इनकम कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से वेलफेयर से इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इन द सेंस आप ये समझ सकते हो कि इनसफिशिएंट है, जीडीपी जो है वेलफेयर को रिप्रेजेंट करने में इनसफिशिएंट है। बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट दे आर वेरी इन एक्चुअल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट फॉर डिटर्मिनिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो बच्चों यही हमारा आज पूरा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे बार बार। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट्स पूरे समझ में आ गए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स जरूर यूज़ कीजिए। आप अपने कमेंट्स इसमें लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मेरे अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।